नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और हमारा आज का मुद्दा है विकास गारंटी बनाम न्याय गारंटी। बिल्कुल इससे कहा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है। इधर उधर की बातों से बेहतर है कि अब घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को पकड़ा जाए, और जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कही गई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि 2019 में बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखी गई पूरी बातों को हमने 5 साल तक याद रखा है। 5 न्याय 25 गारंटी ये कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें कई बातें कही गई है। इसमें युवाओं के लिए कई घोषणा की गई है, महिलाओं के लिए की गई है, किसानों के लिए की गई है। अब देखना होगा कि 25 गारंटी क्या 24 का बेड़ा पार करेगी। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से कांग्रेस ने 5 न्याय के साथ 25 गारंटियों की यहाँ पर घोषणा कर दी है, युवा, नारी, किसान, श्रमिक, हिस्सेदारी, न्याय, इन सभी के साथ 25 गारंटियों की घोषणा। और इसी के साथ मनीष जी, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि घोषणा पत्र वचन पत्र नाम ना देकर इस बार कांग्रेस ने नाम दिया है न्याय पत्र। बिल्कुल मनीष जी, और इसी मुद्दे पर आज खास चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। राधा वल्लभ शारदा, सर आपका भी बहुत स्वागत है। रूबी सरकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। विभांशु जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। रामानंद द्विवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ संदीप पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सभी मेहमानों का एक बार और मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आदित्य नारायण सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस का आज न्याय पत्र आया है, जिसमें कई तरह की बातें कांग्रेस ने कही है, कई वादे किए हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का बेड़ा पार करेगी ये न्याय गारंटी? देखिए, आज जो राजनीतिक परिस्थितियां देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, बिल्कुल उसमें घोषणा पत्र और वादे और सरकार बनने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन सब का कुछ खास मायने नहीं रखता। बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि जो वास्तविक चुनावी मुद्दे हैं वो कहे नहीं जाते, और जो कहे जाते हैं वो चुनावी मुद्दे होते नहीं हैं। तो लेकिन कांग्रेस ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, वो उसमें इस तरीके की फ्रीबीज की व्यवस्थाएं रखी गई हैं जो ये दर्शाता है कि लगता है कांग्रेस को ही ऐसा विश्वास है कि वो सत्ता में नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिसको सत्ता में आना है वो आर्थिक विश्लेषण करने के बाद ही कोई घोषणा करता है। पर जो घोषणा की गई है वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई किसी भी जिसके पास में मनमोहन सिंह जैसे लोग रहे हैं, जिस पार्टी के पास में, वो किसी तरीके से तौल करके घोषणा पत्र इस तरीके का कोई बनाया गया हो। ये तो पूरी तरह से केवल छलावा टाइप का नजर आता है। तो क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ये विजनलेस है, इसमें कोई दीर्घ विजन नजर नहीं आता? इसमें किसी भी तरीके का दीर्घ विजन नहीं है। ये जरूर है कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो न्याय से जोड़ी गई हैं, लेकिन वो उस सब का अस्तित्व तब है जब वो सरकार में आते हैं, और सरकार में नहीं आते हैं तो केवल और केवल वर्तमान सरकार या वर्तमान शासन में जो पार्टी सत्ता में है, केवल उसको दबाव में बनाने के लिए ये घोषणाएं रखी गई है। ऐसा नहीं लगता मुझे कि ये कोई प्रैक्टिकल घोषणा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने जिस तरह से यहाँ पर बताया कि आर्थिक विश्लेषण करने के बाद यहाँ पर घोषणा पत्र की घोषणा करनी चाहिए थी। विभांशु जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से मैंने पहले भी क्योंकि कहा कि इस बार घोषणा पत्र वचन पत्र नाम ना देकर न्याय पत्र कांग्रेस ने इसको नाम दिया है, किस तरह से इसको देखते हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि न्याय पत्र मतदाता के मन पर एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा। सर देखिए, बड़ी रोचक बात इसमें जो कही गई है, बिल्कुल, और वो ये कि ये बात कर रहे हैं नारी के अधिकारों की। बिल्कुल, और और जो इसमें 5 गारंटियां जो इन्होंने नारी को लेकर लिखे हैं, उसमें नारी की सुरक्षा को लेकर कोई भी गारंटी नहीं दी गई। बिल्कुल, ये देखिए, ये तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, नारी की सुरक्षा। जो आधी आबादी को यदि हम सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं, तो फिर ऐसी सरकारों का क्या महत्व है? तो मुझे लगता है, आगे मैं और अपनी बातें रखूंगा, मुझे तो सबसे मूल पक्ष यही दिखता है इसमें कि नारी की सुरक्षा की गारंटी ना देना इस बजट का इस न्याय पत्र का सबसे कमजोर हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर उन्होंने ये भी तो पॉइंट शामिल किया है
कि आधी आबादी पूरा हक उनको सब कुछ मिलेगा, 1 लाख रुपए देने की बात की है, 50% आरक्षण की बात देखिए, जब हम उनको सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो ये सब तो उनका लूट लिया जाएगा ना। बिल्कुल। पहली बात तो सबसे सुरक्षा की आती है। बिल्कुल। सुरक्षा के बाद दूसरी चीजों को आप दें, वो तो जरूरी है ही है, देना ही पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा ना दें, सुरक्षा की गारंटी ना दें, सिर्फ एक सिमेट्री बैठाने के लिए कि पांचों न्याय में आपने 5-5 गारंटी दे दी, और यदि छठी गारंटी यदि और जोड़ देते महिलाओं को लेकर, नारी को लेकर, तो क्या बिगड़ जाता। देवांशु जी, सुरक्षा को लेकर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था, घोषणा पत्र, वचन पत्र नाम ना देकर न्याय पत्र इसको नाम दिया है सर, न्याय पत्र नाम देने का क्या हम तात्पर्य क्या सोच हो सकती है? और देखिए, न्याय पत्र नाम देना तो मुझे लगता है जो कि उनके राहुल गांधी जी जो हैं, जो उनकी यात्राएं थी, उस यात्रा का नाम उन्होंने न्याय यात्रा के तौर पर लिया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने न्याय पत्र घोषित किया है। न्याय पत्र तो तब हम बात करते हैं जब हमारी किसी की सरकार आ जाती है, तो वो अपने न्याय की बात करती है। न्याय तब मिलता है जब वो संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। तो ये तो घोषणाएं होती हैं, घोषणाओं को घोषणाओं के तौर पर उसको इम्प्लीमेंट होने तक वो उसको न्याय नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। तो जब उनकी सरकारें आ जाएं, तब वो एक न्याय पत्र लेकर जब इन बातों को लागू कर दें, तब वो लोगों से कहें कि हमने इस तरीके का न्याय करा है। अभी उसको न्याय यदि वो कहेंगे तो एक जनता के साथ, देश की जनता के साथ लोकतंत्र में छलावा कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। राधा बल्लभ शाहदार जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे भी ये जानना चाहूंगा, जैसा कि विभांशु जोशी जी ने कहा कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली, उसी से लेकर के शब्द को कंटिन्यू रखा है, किसके साथ में न्याय नहीं हो रहा है और किसको न्याय देने की बात की जा रही है यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस बात तो करती है आम जनता की, जी बिल्कुल, लेकिन वो जितनी बात करती है उतनी ही उसकी दूरी हो गई है। एक जमाना था कांग्रेस पे अगर कोई बात रखी जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग सुनते थे। बिल्कुल। अब कांग्रेसी आपस में ही उलझते हैं, बिल्कुल, एक दूसरे को। अभी ये जो भागदौड़ चल रही है, बिल्कुल, जहाँ जहाँ से भी न्याय यात्रा निकली राहुल गांधी की, जी, अब शब्द नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि वचन पत्र और फलाना और ढिमका तो बहुत पुराना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उसको न्याय यात्रा से जोड़ दिया जाए। बिल्कुल। अब न्याय जहाँ जहाँ इनकी स्टेट है, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस सरकार में है, वहाँ उनसे पूछा जाए कि भाई वहाँ इनमें से कौन कौन सी चीजें लागू है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जैसे इनने लिखा है मनरेगा में 400 रुपए, 400 रुपए बढ़ाई जाएगी, 400 रुपए का कहा है, तो मैं कह रहा हूँ 400 रुपए में तो आदमी मिलते ही नहीं दिहाड़ी पे, यहाँ मिलते ही नहीं है। हाँ। दिहाड़ी पे आप ढूंढने चले जाइएगा, आजकल तो गांव में भी 300-400 रुपए में काम आता है, मजदूर आता है और 8 घंटे काम करता है। बिल्कुल। ये तो शहरों की बात है। अब बेरोजगारी की और महिलाओं की बात है, तो बेरोजगारी में आप देख लीजिएगा, आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल की तो बात छोड़िए, बड़ी जगह हो गई, लेकिन अगर छोटी जगह पर भी जाएंगे तो इतने छोटे छोटे लोगों ने धंधे खोल रखे हैं। हाँ। तो मुझे तो बेरोजगारी कहीं दिखती नहीं है। तो ये सारी चीजों पे इनने अध्ययन नहीं किया, मैं जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट को यहाँ पर मैच किया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी पद पड़े हैं 30 लाख खाली है, उन 30 लाख खाली पदों को हम सबसे पहले भरेंगे और पहली जो हमारी कैबिनेट रहेगी वो इसी पर साइन रहेगी, तो इसमें हम युवाओं को न्याय देने का काम करेंगे। प्रश्न ये उठता है, जी बिल्कुल, खाली पवा, खाली पुलाव बनाना कोई बहुत बहुत आसान बात है। मैं भी कह सकता हूँ कि देश न्यूज में आज 25 लोगों की जरूरत है, ऑलरेडी 50 काम कर रहे हैं, और 25 को आप कहाँ काम कराएंगे? बिल्कुल। तो ये वो वाली बात हो गई। जी बिल्कुल। अभी तो रोजगार देना ना देना महिलाओं का मुद्दा हो, आप किसी भी इनका जो न्याय पत्र में जो बातें रखी गई है, वो सब अगर इनकी राज्य जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, उन सरकारों में यदि कांग्रेस कल से ये चीज लागू कर दे, हाँ, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनका न्याय पत्र सही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल राधा वल्लभ जी, जिस तरह से आपने बताया कि जहाँ जहाँ सरकारें हैं अगर वहाँ पर ये लागू हो जाता है तो तब तो ये न्याय पत्र जो है वो सही माना जाएगा। रामानंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि न्याय पत्र की हम बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, और जिस तरह से मैंने पहले भी विभांशु जी से ये पूछा कि न्याय पत्र जो है वो मतदाताओं के मन पर कितना असर डालेगा, क्योंकि यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है, न्याय को सीधा सीधा जोड़ा जाता है इंसाफ से। किसानों की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, नारी की आप बात कर रहे हैं, विभांशु जी ने यहाँ पर गिना दिया कि नारी की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कोई न्याय नहीं है। दूसरा, पहले किसानों पे आप गोली चला दो, उसके बाद किसानों के न्याय की बात करो, कैसे संभव है? जी, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया जी, उसमें हर राजनीतिक दल अपनी एक वादा जनता से करते हैं।
इन्होंने सारे वर्गों को साधने की कोशिश की है और महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, सभी के लिए कुछ न कुछ इन्होंने अपने न्याय पत्र में उल्लेख किया है। अभी तक जो आप कह रहे थे कि वचन पत्र लाते थे, तो वचन पत्र का तो मतलब ये होता है कि जो हम वादा कर रहे हैं उसका हम वचन देते हैं, हम वचन पूरा करेंगे। बिल्कुल। लेकिन वचन पत्र का की परिभाषा बदल के न्याय कर दिए, न्याय जैसा शब्द जोड़ दिए। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि वो करेंगे जो कह रहे हैं, पर उसने साधने की कोशिश की है। उन्होंने जो महिलाओं की बात किया, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए हम सभी युवाओं को देंगे। इसके बाद हम 30 लाख बेरोजगारों को नौकरी पे रखेंगे। तो ये लुभावनी बातें सभी राजनीतिक दल करते हैं। बिल्कुल। और ये लुभावनी बातें सत्ता में आने के लिए ये भी कर रहे हैं। अब जनता इनको जवाब देगी कि इनकी वादा को कितना वो महसूस करते हैं, कितना वो अपने आप में लेते हैं, ये तो अब जनता उनको बताएगी। बिल्कुल। बाकी वादा तो सभी पार्टियां करती हैं, ये भी कर रहे हैं। तो इनकी घोषणा पत्र में कोई ऐसी नई बातें नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनता ही इस पर मोहर लगाएगी, जनता ही तय करेगी कि इनकी गारंटी पर मोहर लगाना है या नहीं। रूबी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने भी कई तरह के वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना देंगे आर्थिक सहायता के तौर पर। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को आधी आबादी पूरा हक देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। और ये जो तमाम बातें कही गई है, इससे कितना इत्तेफाक रखेगी महिला वर्ग? महिलाओं के लिए जो वादा कर रहे हैं जी, सरकार में यदि आते हैं तो पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं आते तो नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1.5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, इन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। कर्ज माफ तो हुआ नहीं, लेकिन बाद में ये कहने लगे कि हमारी सरकार चली गई इसलिए हमने कर्ज माफ नहीं कर पाए। तो कुछ भी सरकारें आती हैं, रेवड़ी फ्री में बांटती हैं, और वो रेवड़ी बांटने का काम कांग्रेस कर रही है, भाजपा भी कर रही है, अन्य दल भी कर रहे हैं। अब जिनकी जहां जैसे गोटी फिट हो जाए, अच्छा, बिल्कुल, जैसे जनता में इनकी पार्टी के जो किए गए वादे हैं उनको यदि स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पे जनता उनका साथ देगी। ठीक है रामानंद जी, रूबी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अभी रामानंद जी बता रहे हैं, फ्रीबीज जो है, जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, कहां तक साथ देंगे पार्टियों का? इसको लेकर तो अब शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन वोटर के मन को अगर टटोलने की हम कोशिश करें तो कांग्रेस ने अभी यहाँ पर जितने वादे किए हैं 2019 से अगर इनकी तुलना की जाए, ज्यादा फर्क इन वादों में नहीं है। नहीं, वादों में तो बहुत फर्क है। और वादों का क्या, एक दूसरे का फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट देखिए, वो कांग्रेस की नीति को बहुत पूरी तरह से अपना रहे थे। अब उन्होंने कुछ कुछ अपना उसमें ऐड कर दिया। अभी जो बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस करना चाहती है। वो मंदिर जाए तो ये भी मंदिर जाए। तो पब्लिक ये सारी चीजें देख रही है, उसको सुविधा चाहिए, उसको चीजें चाहिए। हम सिर्फ लालच देके वोट नहीं पा सकते, हमें एक्शन में आना पड़ेगा। और आपका संगठन नहीं मजबूत है, पहले तो सबसे पहले आप पार्टी को मजबूत करिए, संगठन को मजबूत करिए, लोगों के बीच जाइए। उसके बाद आप लोगों के, हर स्टेट की अलग प्रॉब्लम है और ये लोकसभा का चुनाव है, तो आपको स्टेट वाइज भी देखना है, आपको महिला देखना है, पुरुष देखना है, बच्चे देखना है, युवा देखना है। बच्चों को तो बिल्कुल माइनस कर दिया, बच्चों के हेल्थ बिल्कुल माइनस है। हेल्थ पे हम क्या करेंगे, बोल रहे फ्री ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे करेंगे आप? इतने जो प्रलोभन आपने दिए हैं उसको आप पूरा कैसे करेंगे? वो भी तो सामने रखना चाहिए था कि यहाँ इतने बजट है, इतने बजट है, हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे। कुछ आप बिल्कुल दिशाहीन बजट है और बहुत हड़बड़ी में बनाई गई हुई है, और ऐसा समझ लिया गया कि हमारे मतदाता जो है बहुत लालची हैं, बिल्कुल उनको जितना प्रलोभन दो हमको वोट मिल जाएगा। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि आपने कहा कि ग्राउंड कनेक्टिविटी भी कांग्रेस को बढ़ानी चाहिए, संदीप पाठक जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 2-3 चीजें ऐसी है हाईलाइटेड जो बिल्कुल सोचने वाली है। कांग्रेस ने ये कहा है कि जो निजता का उल्लंघन हो रहा है, जो निजी अधिकारों पर जो हमला हो रहा है,
ऐसे कोई भी कानून है उनको हम निरस्त करेंगे। उन्होंने 2-3 अनुच्छेदों का भी यहाँ पर जिक्र किया है, 15-16 का जिक्र किया, 25 और 28, 29, 30 ये जो अनुच्छेद है इनका भी जिक्र किया। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लोगों के निजी जीवन में हमला हो रहा है, और क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो अल्पसंख्यक है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों को छीना जा रहा है? शायद उनका ये उद्देश्य रहा होगा, तभी इन अनुच्छेदों को उनके घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे इस समय ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो भी ये अनुच्छेदों का जिक्र किया है, कांग्रेस अब मरो या करो की स्थिति में है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय की जो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर और दक्षिण के चुनाव के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल। हिंदी बेल्ट में एक जमाना था जब कांग्रेस को लोग सुनना करते थे, बिल्कुल। अब कांग्रेस को सुनाना पड़ रहा है। फर्क ये हो गया है। बिल्कुल। इन स्थितियों में जितने भी उनके अब आज की स्थिति में उन्होंने कहा है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पत्र में जब कहा कि 8 करोड़ कार्ड बांटेंगे, अब वो जो कार्ड बांटने वाले हैं, मतलब इनको ये चीज अभी से, अब करो या मरो में कुछ ना कुछ तो इन्हें करना ही है। बिल्कुल। और इतने सालों का 10 साल का जो इनका मोदी फैक्टर इन लोगों के ऊपर हावी है, उसका ये काउंटर कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और कितना ढूंढ पाएंगे, कहाँ तक पहुंच पाएंगे, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में। बिल्कुल। दक्षिण में मेरा कहना अभी मतलब विषय नहीं है उसका, लेकिन उत्तर में तो अभी स्थिति जो है बिल्कुल नाजुक है। कोई बहुत अच्छी नहीं है, नाजुक है। नाजुक है, बिल्कुल। और पलायन आप देख ही रहे हैं कि कैसा हो रहा है, भगदड़ मची हुई है। और इस स्थिति में बहुत ही माहौल अभी इनके लिए अनुकूल कहना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। बिल्कुल संदीप जी, और जिस तरह से आपने बताया कि दक्षिण में कहना, हालांकि वो विषय नहीं है, लेकिन दक्षिण द्वार जो है वो किसके लिए खुलेगा ये तो वक्त बताएगा। उत्तर में जो स्थिति है वो बेहद नाजुक है, जिस तरह से आपने बताया, ठीक कहा, क्योंकि उत्तर में कांग्रेस को अब सुनाना ज्यादा पड़ रहा है। आदित्य नारायण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। और जब इस घोषणा पत्र की घोषणा कांग्रेस कमेटी ने की और कांग्रेस खड़गे जी ने जब इसकी शुरुआत की, इसको मैं कोट करना चाहूंगी सर यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। क्या वाकई ये न्यायिक दस्तावेज बन पाएगा आदित्य जी? वो जिसको न्याय कह रहे हैं वो आज के वैज्ञानिक युग में जो है, वैज्ञानिक सोच से बहुत ज्यादा पीछे है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं हो गई? मतलब बिल्कुल अतिशयोक्ति है। जैसे पत्र आया ही नहीं इससे अच्छा। बिल्कुल, जैसे 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके संविधान बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करने वाली बात है, ये कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। और दूसरी बात जो है वो हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना करने वाली बात। बिल्कुल। तो जातिगत जनगणना यदि की जाएगी, और चूंकि ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में आ चुकी है चीज, चर्चा में आ चुकी है, इसका मतलब इसके पीछे जातियों को बढ़ावा देने वाली बात है। और जातियों को बढ़ावा देना वैज्ञानिक सोच का द्योतक नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम कास्ट सेंसस करवाएंगे तो हमको एक्चुअल में डेटा मिलेगा, हमको ये डेटा मिलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, और उसके हिसाब से हम जो सामाजिक जो न्याय है हम वो दे पाएंगे, हम उनको हक दे पाएंगे। उनका मतलब ये था कि अगर पिछड़ी जातियों का डेटा हमारे पास में रहेगा तो हम ये तय कर पाएंगे कि पिछड़ी जातियों को कितना हक देना है, हमको सामान्य वर्गों को कितना देना है, दलित वर्गों को कितना देना है। तो उनको ये कहा कि इससे हम सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने का हम काम करेंगे। हक का मतलब मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे शिक्षा का हक है, लेकिन किसी को असमान रूप से शिक्षा का हक नहीं मिल रहा है किसी को, और वो पिछड़ा हुआ है तो उसको शिक्षा का हक होना चाहिए। आर्थिक समानता की बात है। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि कहीं मुख्यमंत्री जाति के आधार पर चुनना पड़ता है, कहीं कोई और नेता जाति के आधार पर कोई पोस्ट डिक्लेयर की जाती है। तो ये जो हथियार बनता चला जा रहा है जाति का, ये जाति का हथियार जो है सामाजिक न्याय की श्रेणी में नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र की श्रेणी में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। विभांशु जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस एक वादा और कर रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें हम कानूनन संशोधन करेंगे। और उन्होंने एक पॉइंट भी किया है कि जो दल बदल के जो काम हो रहे हैं यहाँ पर, उसमें हम संशोधन करेंगे। क्या वाकई ऐसी स्थिति आन पड़ी है देश में कि 10वीं अनुसूची में अब हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, इस तरीके की बातें करना तो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है कि आप लगातार हर बातों को बदल दें। देखिए, दल बदल का कानून भारत में बिल्कुल स्पष्ट है कि 1/3 बहुमत के बाद दल बदल होता है, और लोकतंत्र में लोग जीत के आते हैं, और 1/3 एक ऐसा संख्या बल होता है जो एक बड़ा संख्या बल होता है। हाँ। उसके बावजूद यदि इस तरीके की बातें, देखिए, हम वो अपने ही लोगों को, अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। तो जब उनको गारंटी नहीं दे पा रहे हैं तो वो लोग
इस बात को देखकर उनका दल छोड़ रहे हैं, इसके आधार पर वो संविधान को बदलने और अनुसूचियों में परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही उनका अलग तरीके का उन्होंने विचार तर्क भी दिया है। इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए, विधायक या सांसद किसी भी दल को छोड़कर जाता है तो उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो पार्लियामेंट की सदस्यता हो, चाहे वो असेंबली की सदस्यता हो, वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। तो ऐसा तो अभी भी प्रावधान है, लेकिन स्वतः होने का नहीं है। तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम स्वतः करेंगे इसको। नहीं, जैसे ही उसने पार्टी छोड़ी वैसे ही उसकी सदस्यता नहीं, ये इस तरीके से तो लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता उम्मीदवार नामांकन करता है, उसकी सारी डिटेल्स उसमें फ्लैश होती हैं, चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करता है, वो उम्मीदवार जीत कर आता है। तो इस तरीके से यदि लोकतंत्र में बिल्कुल ही वो नकार दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो उस लोकसभा क्षेत्र के जनता का क्या होगा, उसका नेतृत्व बिखर जाएगा। इस तरीके से तो वो लोकतंत्र को पूरे ढहाने की बात कर रहे हैं। और देखिए, इसके अलावा मैं कुछ बातें जरूर और कहना चाहूंगा। मैं घोषणा पत्र, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, उसकी समिति के अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और लगातार वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार पे अटैक कर रही है, छापे में चीजें मिल रही हैं। तो उन्होंने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं माना और अपनी जो 5-25 की जो बात कर रहे हैं, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की क्यों बात नहीं करी? क्या इसीलिए कि उनके गठबंधन में या उनके अंदर जो ऐसे लोग हैं वो उससे नाराज होकर उनका साथ नहीं देंगे? तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। देश को स्वतंत्रता के साथ चलाए जाने के लिए, विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार रोकने की गारंटी ना देना इस न्याय पत्र का सबसे कमजोर हिस्सा है। बिल्कुल विभांशु जी, यहाँ पर आपने एक और कमी निकाल दी है कांग्रेस के न्याय पत्र में। जिस तरह से पहले आपने नारी की सुरक्षा, अब भ्रष्टाचार को रोकने की ना गारंटी देना, ये एक और बड़ी कमी। और जिस तरह से भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी आपके पास पे आना चाहूंगी। भ्रष्टाचार को लेकर बात अभी विभांशु जी ने की कि भ्रष्टाचार को ना रोकने की गारंटी इसमें नहीं दी गई है। इसको तो विपक्ष बताता है कि लोकतंत्र की हत्या है। जो वर्तमान सरकार है, अगर रेड्स पड़ रही है, भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई हो रही है, तो लोकतंत्र की हत्या है। और आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें ये कहा भी गया है कि अगर सरकार आती है तो लोकतंत्र की आजादी मिलेगी, न्यायपालिका को आजादी मिलेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह आरोप है कि लोकतंत्र को आजादी नहीं है, न्यायपालिका को आजादी नहीं है, ये सारे बीजेपी के कंट्रोल में है। देखिए, इनका पहले होता था घोषणा पत्र, अब इनने नाम रखा न्याय पत्र। और इस न्याय पत्र में एमपी एमएलए बिल्कुल को विशेष से महत्व दिया गया है। और एमपी एमएलए के तहत अभी जो वर्तमान में प्रावधान है, उसके अंदर ईडी को ये अधिकार है कि वो बगैर सूचना दिए आपको गिरफ्तार कर सकती है। और वर्तमान में जो चल रहा है और जो हो रहा है, पकड़ा तो भ्रष्टाचारी रहे हैं। बिल्कुल आम आदमी कोई किसी को पकड़ा हो तो बताइए, ईडी ने या सीबीआई ने। लेकिन ये सारे राजनेता अपने आप को बचाने के लिए अब ये एमपी एमएलए जो अधिनियम है उस पर संशोधन की बात करते हैं। अब ये इसका असर किस पे पड़ेगा? आम जनता को कोई लेना देना नहीं। आप एमपी एमएलए कोड में संशोधन करेंगे, संशोधन का असर पड़ता है उन पे राजनेताओं पर। अब ये राजनेता के साथ में कितने लोग हैं, ये तय करना पड़ेगा कि उनका इसको बदलने के पीछे उनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ एक गिनती के लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं और बैठते चले आ रहे हैं, और हो सकता है आगे भी बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, छोटा सा उदाहरण दूंगा नेशनल हेराल्ड का। इसमें जो लोग काम करते थे उस जमाने के लोग आज भी केस लड़ रहे हैं और उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। और उनको जो जगह मिली थी यहाँ बेस कीमती जगह एमपी नगर में जोन 1 में, वो उन्हें बेच दी। तो अब ये इस तरह की चीजें जो है कांग्रेस कर रही है वो जायज है, दूसरा कोई करेगा तो नाजायज हो जाएगा। लोकतंत्र की हत्या आप उसको बता देंगे। और करीब मुझे जहां तक लग रहा है कि पूरे देश भर में 4800 से के लगभग विधायक है, चाहे वो सभी पार्टी के हैं इसमें शामिल, और अधिकतर जो विधायक है वो 2500 से लगभग होंगे वो बीजेपी के हैं। लेकिन जो पलायन अगर विधायकों का हुआ है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस का हुआ है। तो कांग्रेस का शायद ये मानना रहा होगा कि हमारे विधायकों पर हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो दूसरे पार्टी में न जा पाए। कहीं ये नजरिया तो नहीं हो सकता कांग्रेस का? सर
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं मान लीजिए जैसे आपने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आया, आने के बाद आपने मुझे पानी का भी नहीं पूछा, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, और वही स्थिति निरुपम जैसा आदमी, बिल्कुल, आपके आचार्य कृष्णन जैसे लोग ये छोड़ के जो गए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? और आईना दिखा के गए, वो तो बताया। इसके पीछे का कारण यही है। हाँ। लेकिन अब ये वो है ना, गले में फांस लग गई है। हाँ, चुनाव तो लड़ना है, तो हमें कुछ बिल्कुल। न कुछ जनता के सामने लाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, उस उन्होंने इस उद्देश्य पर से आज कह दिया है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो वहां पर जाके शामिल हो गए हैं। शामिल हो गए, बिल्कुल। नहीं, मैं इस चीज को तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की है ये आज मैनिफेस्टो में, क्योंकि राहुल गांधी अपने बारे में सोच लें पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आज मैं देख रहा था कि इनके खाते में पैसे कहाँ से आ गए। आज वो शायद 9 करोड़ या 11 करोड़ ऐसा कुछ तो भी उनका अकाउंट में आ गया है पैसा। अब ये कहाँ से आया, वो कौन सा धंधा करते हैं? और दूसरी चीज, अब ये खर्चे की बात करते हैं, तो जब इनकी न्याय यात्रा निकली थी, बिल्कुल, उस समय 70 आपके ये गाड़ियां चलती थी साथ में। 35 का एक ग्रुप होता था, 35 का एक होता था। 35 आज यहाँ है तो 35 अगले स्टॉपेज पे वहां जाती थी, वहां व्यवस्था करती थी। इनके पास पैसा कहाँ से आता? बिल्कुल, ये बताते क्यों नहीं है कि भाई हमारे पास ये पैसा इनने दिया? बिल्कुल, क्यों कि वो भी पैसा जो आया है वो भी नंबर 2 का आया है, उसको कैसे डिक्लेयर करें? तो इन सबको रोकने के लिए बिल्कुल, ये MP MLA को जो है संविधान, उसमें संशोधन करने की बात करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रूबी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया है, किसानों को न्याय देने के लिए उन्होंने कहा कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी, हम उनको लागू करेंगे और बाकायदा कानून बनाएंगे। लेकिन मैं एक और यहाँ पर पॉइंट जानना चाहूँगा, क्योंकि जब स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उसकी सिफारिशें आई थी 2004 से लेकर के 2006 के बीच में आई थी, और इसी दौरान में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। उनकी सरकार जब केंद्र में थी, तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को क्यों लागू नहीं किया गया? तब MSP पर कानून क्यों नहीं बनाया गया? और जब उनकी सरकार नहीं है तो अब वो इस बात कह रहे हैं कि हम इस पर अब कानून बनाएंगे। ये कहीं कांग्रेस का दोहरापन तो नहीं? बिल्कुल दोहरापन है, क्योंकि जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी तब से किसान जो है बहुत परेशान पहले से ही थे। आत्महत्या में इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, सब कुछ है। जयराम रमेश जैसे व्यक्ति बैठे हैं जो जमीनी स्तर पे इतना रिसर्च करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि वो खुद लागू नहीं करते, किसी और की सरकार आती है तो उन पे प्रेशर डालने की कोशिश करते और फिर प्रलोभन देते हैं कि हम आ जाएंगे तो हम कर देंगे। जबकि कमेटी इन्होंने ही बैठाई थी, स्वामीनाथन ने इन्हीं को रिपोर्ट सौंपी थी। बिल्कुल, तब तक आपने नहीं किया। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा की बात है। बिल्कुल, हाँ। ये कानून से जुड़ा हुआ मामला है, ये अलग नहीं, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी सिर्फ चाहिए। महिलाओं की क्यों सुरक्षा की बात कर रहे हैं? आप ये मान के चलते हैं कि महिलाएं कमजोर है, ऐसा नहीं है। नहीं। आप सबकी सुरक्षा की बात करिए, और ये कानून से जुड़ा हुआ मामला है, और यही सब मिसिंग है उनके वचन पत्र में। हेल्थ अलग नहीं है, शिक्षा अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सबको न्याय दे रहे हैं। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल रूबी जी, रामानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी जो घोषणा पत्र को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, अगर हम इस मैनिफेस्टो के रूपांतरण की बात करें तो इस मैनिफेस्टो को आप देखिए ना, यहाँ पर जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसको लेकर अब बीजेपी ने हमला बोला है। यहाँ पर बोला गया है कि विदेशों की जो तस्वीरें हैं, अमेरिका न्यूयॉर्क की बफेलोज, और जो न्यूयॉर्क राहुल गांधी गए थे वहां की तस्वीरें, तो कहीं ना कहीं देश की छवि को यहाँ पर गिराया जा रहा है। मैनिफेस्टो में भी ऐसा कहा गया है। ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पार्टियां लगाती रहती हैं, लेकिन जो इनका घोषणा पत्र है उस पे जो बहस चल रही है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये बोल रहे हैं कि 10 साल के हम भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। बिल्कुल, भाजपा का जो 10 साल का सरकार का रहा उसके भ्रष्टाचार को। इसके पहले जब कांग्रेस सरकारें थी, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, उस पे कोई बात नहीं। बेरोजगारों को कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे। भाजपा के भी ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि हम अब ये जो रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी, जैसे लाडली बहना योजना, अब लाडली बहना योजना में जो लगातार विधानसभा चुनाव के पहले से ये लाडली बहनों को दिया जा रहा है 1000 रुपये, 1250, 1500, ये क्या है? जो
केंद्र सरकार उनको खाद्यान्न बांट रही है फ्री आज 4 सालों से। बिल्कुल। ये क्या है, भाजपा भी तो ये सब काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है, रेवड़ी बंद होना चाहिए, बेरोजगारी की बात करना चाहिए। युवा आज पढ़ लिख करके घूम रहा है, उसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बिल्कुल, उस पे कोई बातें नहीं हो रही। तो सरकारों को चाहिए कि ये महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, अब इस समय गर्मी का माहौल है, गर्मी का मौसम है, ना तो 24 घंटे लाइट मिल पा रही है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, यही नहीं मिल पा रही है जहां भाजपा की सरकार है। गांव में चले जाइए, आपको सारे नल कूप सूख गए हैं, पानी की समस्या है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिल्कुल, उन पे कहीं कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात हो रही है धार्मिक, बात हो रही है वादा कि हम ऐसा करेंगे, वादे पे बात हो रही है, फ्री रेवड़ी बांटी जा रही है। ठीक है रामानंद जी, तो फ्री इस तरीके रेवड़ियां से जो है मतलब कहीं न कहीं जो घोषणा पत्र बनते हैं उसमें राजनीतिक दलों को चाहिए कि सारे वर्गों का ध्यान में रख के घोषणा पत्र बनाएं और जनता उस पे अमल करे। बिल्कुल, जनता उस पर अमल करे रामानंद जी। लेकिन जिस तरह से क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा, जब उसमें विदेशों की तस्वीरें लगाई गई तो आरोप जो है वो जनता भी कहीं ना कहीं उठाएगी कि क्या राहुल गांधी, जिस तरह से अभी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमने देखी, पूरे भारत में वो घूमे, उसमें जो तस्वीरें लगाई गई वो विदेश की तस्वीरें क्यों लगाई गई? आरोप उन पर ये लग रहा है। क्या राहुल गांधी भारत की तस्वीरें वहां पर नहीं लगा सकते थे? उन्होंने पूरे भारत में घूमा, न्याय यात्रा उन्होंने की। बिल्कुल लगा सकते थे। ये तो देश की छवि राहुल गांधी को भाई विदेश ज्यादा अच्छा लगता है, वहाँ ज्यादा वो घूमते हैं, इसलिए वहाँ की तस्वीरें अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी के आसपास में सर जो लोग बैठे हैं, जो उनको इस बात की इजाजत देते हैं या उनको जो आइडियाज वगैरह देते हैं, क्या लगता नहीं है आपको कि उनमें बदलाव होना चाहिए? और उस पर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अभी हमने पहले देखा, जो सुप्रिया श्रीनेती उनके ट्विटर अकाउंट से जो अभद्र टिप्पणी की गई थी कंगना रनौत को लेकर, तब भी ये कहा गया था कि वो ट्विटर अकाउंट मेरा कोई और हैंडल कर रहा था, जो एक्स था उनका वो कोई और हैंडल कर रहा था। और अब क्या ये लोग ये कह सकते हैं कि हमने ये तस्वीरें नहीं दी, किसी और ने दे दी, अब हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे? मुझे लगता है ये उसके टेक्निकल टीम की कमी है और पार्टी की जो कमी है वो ये है कि उसको जो सुपरवाइज करने वाला जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसने इस चीज को इस दृष्टि से नहीं देखा। बिल्कुल, तो क्योंकि नॉर्मली ग्राफिक डिजाइनर्स जो है इसको डिजाइन करते हैं, खासतौर पर जहाँ फोटो वगैरह लगाना होता है, और इंटरनेट पे अथाह फोटो डली हुई है। नहीं तो वॉचिंग तो होनी चाहिए, वॉचिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी की बहुत कमी है, जिम्मेदारी की कमी। अगर बॉस डॉग होता है इस पर या प्रूफ रीडर होता है एक, तो बढ़िया रहता है उस पर जिम्मेदारी की और कमी। आदित्य जी, दोनों चीजों को अगर जोड़ के हम देखें, पहले भी हो चुका है ना, एक महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, फिर कह देना, पल्ला झाड़ लेना कि हम नहीं थे वो। बिल्कुल, दादाजी भी कुछ कहने वाले थे, राधा वल्लभ दादाजी आप कुछ टिप्पणी करने वाले थे। बिल्कुल, ये जो न्याय पत्र है और MP MLA संशोधन वाली जो बात है, और अब ये आप बात कर रहे हैं कि इसके पीछे जो फोटो लगी है वो विदेशियों की है। बिल्कुल। तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाई, और वही बैकग्राउंड अभी भी चल रहा है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। जिनके दिमाग में, अगर मुझे घर पे आपने सूचना दी कि आपको यहाँ आना है, तो मेरा दिमाग मैं पहले से तैयार करूंगा कि मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल। तो यही स्थिति नहीं, और तस्वीरें भी आप देखिए सर, यही स्थिति राहुल गांधी के और उनके समर्थक जो है, उनके साथ जो लोग हैं, उनके दिमाग में वही चीज घुसी हुई है, विदेशी। बिल्कुल ठीक है। संदीप पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने एक और चीजों का यहाँ पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जो EVM है और जो मतपत्र है, उनमें जो पारदर्शिता से जो चुनाव होने चाहिए और उनके लेकर के जो कानून बने हैं, हम उन कानूनों में भी संशोधन करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या EVM से अभी पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा विवाद है ये EVM को लेकर बड़ा विवाद है। बिल्कुल। और इस विवाद में ये है कि अभी जो न्यायपालिका का हस्तक्षेप जो आया है, वो आया है VVPAT की गिनती करवाना। बिल्कुल। और यदि वो अब उसके पीछे जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डाउट उसमें ऐसे हैं कि जिसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। और मुझे तो ये लगता है कि पहले के चुनाव में, अगर आप कुछ दशकों पहले देखें, तो न्यायपालिका का चुनाव में कोई रोल होता नहीं था। और आज की स्थिति में तो
न्यायपालिका फ्रंट मोर्चा संभाली हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो उस स्थिति में अगर ईवीएम के उलट, मतलब ये कहना कि ईवीएम से ही सब गड़बड़ हो रहा है, मतलब कोई जिम्मेदारी से नहीं कहा जा सकता, पर एक अपने आप में एक मतलब मुद्दा तो बन ही गया है कांग्रेस के लिए वो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी ईवीएम से तो उनकी सरकारें दूसरे राज्य में भी चुन के आती है। अभी कर्नाटक में उसी ईवीएम से उनकी सरकारें चुनकर आई। 3 राज्यों में फिलहाल कांग्रेस की सरकार थी। हमने 2018 में देखा कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार चुनकर आई, राजस्थान में उनकी सरकार चुनकर आई, मध्य प्रदेश में भी 18 महीने की जब सरकार रही तो वो भी तो ईवीएम से ही चुन के आई थी। तब कुछ विधायक अभी भी चुन के आए ईवीएम से, उसी ईवीएम से। ठीक कहा सही बात है सर कि जहां हम जीत रहे हैं वहां कुछ नहीं कहेंगे, नहीं जीत रहे तो आरोप लगाएंगे। पक्ष और विपक्ष की है। मतलब जब आप कुर्सी के उस तरफ बैठे होते हैं तो आपका स्टेटमेंट कुछ और होता है, जब आप इस तरफ होते हैं तो कुछ और होता है। वो स्थिति से कांग्रेस चल रही है। और अभी उनके जो भी मुद्दे हैं, जब वो सत्ता में थे तो क्या उस समय सब ये सब चीजें नहीं हुई हैं? उनके समय में भी ईवीएम था, लेकिन अब जब ईवीएम में विवाद हो गया है। बिल्कुल। तो ये चीजें मतलब एक राजनीतिक रंग है उसका, मतलब बहुत ज्यादा कोई लेकिन उसका। सुप्रीम कोर्ट को इस पर टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया और फटकार भी लगाई है। दूसरा इसी से सवाल है कि जब ईवीएम आई थी तो पूरे संसद में पूरे दस्तावेजों के साथ में आई थी, पूरे सर्वेक्षण के साथ में आई थी। और जब ईवीएम आई थी तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस इस ईवीएम को लेकर आई थी। जब कांग्रेस लेकर आई थी तब कांग्रेस ने ये सोचा नहीं था कि हमको ही इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। सरकारें आती गई, बदलती गई, रंग बदलते गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लालकृष्ण आडवाणी संसद में इस ईवीएम का विरोध कर रहे थे। तब कांग्रेस उस पर सहमत नहीं थी, कि हम वो कह रहे थे कि हम आपकी टिप्पणी सहमत नहीं है, और लेकिन अब कांग्रेस उसी के विरोध में है। और इसको लेकर जितनी भी चुनौतियां अभी तक कोर्ट में गई हैं संदीप जी यहाँ पर, तो उसको कोर्ट ने खारिज किया है। उन्होंने बकायदा डॉक्यूमेंटेशन ये दिया है कि उसमें चिप नहीं लग सकती, वायरस नहीं लग सकता, उससे कोई हैक भी नहीं कर सकता, जिसको लेकर जुर्माना जैसा भी मनीष जी ने बताया लगाए गए हैं। टिप्पणी नहीं करना चाहिए जी बिल्कुल, और मुझे करने में भी संकोच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा क्या होगा, मानहानि के केस में बंद करेंगे। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में जी ये आपके ये जो मुस्लिम मदरसे जो चलते हैं, उसके ऊपर जो निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने, उसको बदल दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। तो जजेस क्या निर्णय देते हैं ये समझ से बाहर है, और किस ग्राउंड पर देते हैं ये समझ से बाहर है। तो कोर्ट को तो अपन बीच में लाए ही नहीं, क्योंकि वहाँ न्यायपालिका में न्याय नाम की कोई चीज बची नहीं है। ठीक है राधा वल्लभ जी, आपके पास वापस आऊंगी। संदीप जी आपकी टिप्पणी इस पर चाह रहे थे। नहीं, एक्चुअल में कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो एक प्रकार से कोर्ट, मेरा मानना है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं अपना स्टैंड तो रखती है। और स्वाभाविक तौर से जब इतनी अविश्वसनीयता और ऐसा माहौल जब देश में फैलेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि आखिर है तो सब चीजें आम जनता से जुड़ी हुई, और इसलिए कोर्ट का जो हस्तक्षेप है मुझे लगता है कि वो ठीक है, कम से कम जनता में एक भरोसा तो आएगा कि नहीं कोई चीज मतलब सामने आ रही है। गलत सही बाद में तय होगा, उसमें कई विवाद हैं, कई दलीलें हैं, वो कहना बहुत अभी मतलब जल्दबाजी होगी, लेकिन कोर्ट का कहना मेरे हिसाब से ठीक है। बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि राधा वल्लभ जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अवैध मदरसों का मुद्दा उठा, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसको लेकर निर्णय आया, क्या यही कारण है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है? किस प्रकार से अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं इस बात का जिक्र किया गया है? अगर ऐसा नहीं होता तो वो अनुच्छेद 28, 29 और 30 की बात नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता तो अनुच्छेद 15 की बात नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता तो अनुच्छेद 16 का यहाँ पर जिक्र नहीं होता, अनुच्छेद 25 का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला हो रहा है और वो सुरक्षित नहीं है? देखिए, मैं तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मानता कि किसी भी तरीके का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था में हम जानते हैं ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट का कभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेकर ऐसे मामलों का, या कोई भी जो भी याचक है वो अपनी बात माननीय उच्चतम न्यायालय में लेकर जा सकता है। और माननीय न्यायालय जो है कई स्तरीय बेंच बनाकर भी, कई बड़ी बेंच 9 तक की बेंच बना तक कर भी इस पर फैसला करता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि देश में इस तरीके का कोई प्रकरण है और सामने आया है, जैसा कि वर्तमान सरकार के, क्योंकि वो देखिए आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा यदि सरकार की योजनाओं पर और कार्यों पर मैं इस समय बात करूंगा तो ये कार्यक्रम आचार संहिता के दायरे में आ जाएगा, प्रचार प्रसार के। तो मैं सरकार की जो योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं भारत सरकार की, उन पर अभी आज यहाँ नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा कहीं भी है। लेकिन हाँ, न्याय पत्र पर मैं वापस जरूर आना चाहूंगा कि देखिए भारत की आबादी की बहुत बड़ी संख्या युवा है, और हम जब ये जो 5-25 का जो घोषणा कांग्रेस का फल रहा है, 5 न्याय
और 25 गारंटी, उसमें ये एक समीकरण 5-25 बनाए रखने के चक्कर में काफी बातें भूलते गए। बिल्कुल। इसमें एक बड़ी बात ये भूल गए कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को प्रशिक्षण की गारंटी देना भी सरकार की बड़ी बात है। बड़ी बात। तो क्या युवा न्याय में कांग्रेस ये नहीं मानती कि युवाओं को प्रशिक्षण की भी गारंटी देना होगा? नहीं, उनकी जो उन्होंने 5 स्किल डेवलपमेंट की गारंटियां बात हैं, कही है सर, उसमें उन्होंने स्किल डेवलपमेंट उसके लिए पैसे भी देखिए देंगे, बात stipend गारंटी देंगे। की आ रही है, बात गारंटी की आ रही है कि वो 5 गारंटियों में इन गारंटियों को स्पष्ट तौर पर लेकर नहीं चल रहे हैं। वो बात तो कर रहे हैं लेकिन उसको गारंटी के साथ नहीं कर रहे हैं। जो 5-25 की बात तो कर रहे हैं उसमें ये नहीं कह रहे कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि इतने लाख युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड करके बताना चाहूंगा। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को शामिल किया है युवाओं को लेकर के, उन्होंने कहा कि सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए जो आवेदन है उसके शुल्क हम समाप्त करेंगे, ये वादा किया उन्होंने कहा कि 15 मार्च 2024 तक ब्याज समेत सभी एजुकेशन लोन को हम माफ करेंगे, ये कांग्रेस ने वादा किया। 21 साल से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरती खिलाड़ियों को हर माह हम 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उसमें हम युवाओं की भर्ती करेंगे, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, ये तमाम वादे किए हैं। मैं प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं समय अनुसार रोजगार के लिए उनको तैयार करना, बिल्कुल, जो आज की समय की मांग है। देखिए आज भारत का युवा पूरे दुनिया में जाकर धूम मचा रहा है, बिल्कुल। ऐसे में उनको रोजगार के अनुसार प्रशिक्षित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। नहीं, उन्होंने कहा कि जो कौशल विकास है उसके लिए हम उनको डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए तो देंगे ही, और हम उनके कौशल विकास के लिए कई संस्थाओं का के डेवलपमेंट भी करेंगे, स्थापना करेंगे, कहा है उन्होंने। तो लेकिन इसमें कमी कहाँ है? बिल्कुल गारंटी के तौर पर उन्होंने कोई बात इसमें आपका ये कहना था कि जो 5 न्याय उन्होंने यहाँ पर बताए हैं उसमें एक न्याय ये भी होना चाहिए था प्रशिक्षण को लेकर। 5-25 का फॉर्मूला सीधे बनाकर चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं गारंटी? देखिए जब हम गारंटी की बात करते हैं, गारंटी शब्द का मतलब हमें बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए। गारंटी मतलब वो यदि नहीं मिला तो उस बात को उस व्यक्ति को जो नहीं दे रहा है उसको बदल दिया जाए। ठीक है विमांशु जी। रूबी सरकार जी, आपसे एक आखिरी अंतिम टिप्पणी मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। खड़गे जी ने जिस तरह से कहा ये जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, क्या ये वाकई में भारत का शानदार न्याय पत्र बन सकता है या न्यायिक दस्तावेज बन सकता है? इसमें आप भारत का भविष्य देखती हैं? देखिए, कोई अपनी चीज को तो अच्छा बताएंगे ही, तो खड़गे जी ने कोई अपराध नहीं किया। आपका क्या सोचना है? मेरा ओपिनियन है कि ये पूरा प्रलोभन वाला इनका जो मांग पत्र न्याय पत्र है जो भी है, ये जो सीधा घोषणा पत्र होता था, मुझे उसमें एक एक पॉइंट बिंदु समझ में आती थी कि हेल्थ के लिए आप क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स होते थे। ये तो बड़ा गड्ढ-बड्ढ है, ये क्या न्याय देंगे और कहाँ से फंड लाएंगे और कहाँ से पैसे देंगे, सिर्फ पैसे देंगे, रोजगार देंगे, इसके अलावा इसमें मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक है, पार्ट का काउंटर पार्ट है घोषणा पत्र, बिल्कुल ठीक है। जो एनडीए गवर्नमेंट का है उसका ऑपोजिट इन्होंने बना के दे दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि ये कहाँ आ गए हम। पहले हम घोषणा पत्र की बात करते थे, फिर हम संकल्प पत्र की बात करते थे, फिर हम वचन पर आ गए और हम न्याय पर आ गए। ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। फिलहाल देश न्यूज़ में हम इस बहस को पूरी यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। आप सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े, ये चर्चा बहुत अच्छी हुई और इसमें हमने कई मुद्दों पर मंथन भी किया है कि कांग्रेस ने जिन जिन चीज़ों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है, क्या वाकई वो जनता का घोषणा पत्र हो सकता है और क्या जनता उन पर मोहर लगाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, और यहाँ पर ये अब देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में जनता के मन पर या जनता के मन को कितना ये जो न्याय पत्र आया है वो टटोल पाता है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।